Without wasting any time, I have given three topics to discuss: leave rules, RTI, and GEM. So my first topic is लीव रूल्स। स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि नेस्ट ने क्या गाइडलाइंस इशू करी हैं लीव्स के रिगार्डिंग। तो पहला लेटर जो नेस्ट ने इशू किया था डेटेड 26 जुलाई 2024, उसमें ये कहा गया था कि प्रिंसिपल्स को ऑथराइज किया गया है जो उनके अंडर स्टाफ है उनकी छुट्टी सैंक्शन करने के लिए 30 दिन तक की छुट्टी उनको सैंक्शन करने की पावर दी गई है। 30 दिन के अगर बियॉन्ड है तो स्टेट सोसाइटी करेगी और 3 महीने के बियॉन्ड है तो वो नेस्ट को रेफर किया जाएगा। इसमें चाइल्ड केयर लीव और मैटरनिटी लीव कवर नहीं होती। स्टेट सोसाइटी का क्या रोल है प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग? कैजुअल लीव और रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे स्टेट सोसाइटी सैंक्शन करेगी। कैजुअल लीव और आरएस के अलावा और जितनी भी छुट्टी है वो नेस्ट हेडक्वार्टर अप्रूव करेगा। स्टडी लीव का एज ऑफ नाउ अभी कोई प्रोविजन नहीं है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई सफर होती है, इसलिए अभी प्रोविजन नहीं रखा गया है। अगला लेटर जो हमने इशू किया था वो किया था 6 अगस्त 2024 को। उसमें हमने वैकेशन स्टाफ की क्या क्या पोजीशंस है ये हमारा इसमें, जैसे कि टीचर्स, हॉस्टल वार्डन, स्टाफ नर्स, केटरिंग असिस्टेंट, कुक, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, इनको जो अर्न लीव अलाउड है वो है 10 इन अ ईयर। HPL not allowed, RS not allowed, CL 8 days in a year. Non-vacation staff, including principal and vice principal, earn leave 30 days in a year, HPL 20 days, RS 2 days, and CL 8 days. इनके अलावा एडिशनल नेशनल हॉलीडेज 14 एंड 3 जो लीव्स हैं वो स्टेट सोसाइटी अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। इन दो लेटर्स के अलावा जितने प्रोविजंस हैं वो हमारे CCS लीव रूल जो 1972 है, जो कि अमेंडमेंट्स भी आते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं। सो अब हम लीव रूल्स स्टार्ट करते हैं। लीव रूल्स काफ़ी एक्सटेंसिव है, काफ़ी एग्जॉस्टिव है, तो जो हम डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं वो छुट्टी मैंने यहाँ थोड़ा समराइज करी है। बाकी डॉक्यूमेंट आपको DOPT की वेबसाइट पे अवेलेबल है अगर इसकी और डिटेल्स में आप जानना चाहते हैं तो। पहला इसमें आता है कि लीव किसी का राइट नहीं बनता। एम्प्लॉय ऐसा नहीं है कि छुट्टी दे दी, सैंक्शन हुई नहीं हुई और चले गए। जब तक छुट्टी सैंक्शन नहीं होगी तब तक एम्प्लॉय स्टेशन लीव नहीं कर सकता। अथॉरिटी का डिस्क्रिप्शन है कि वो मना कर सकता है छुट्टी को और छुट्टी सैंक्शन करने के बाद भी उसको रिवोक कर सकता है। अब मान लीजिए आपकी ईयर सैंक्शन हो गई है, अब आप चाहते हैं कि आप मुझे ईयर नहीं लेनी, मुझे HPL लेनी है, हाफ पे लीव लेनी है, तो उसको आप रेट्रोस्पेक्टिवली कंप्यूट करवा सकते हैं। ये भी मैटर ऑफ राइट नहीं है, अगर अथॉरिटी चाहे तो कन्वर्ट होता है वरना वो मना भी कर सकता है। इसका भी टाइम लिमिट 30 डेज का है। 30 डेज के अंदर आपको रिक्वेस्ट देनी होती है कि भाई मेरी ईयर को HPL कर दीजिए या मेरी ईयर को अगर आपने CL में कन्वर्ट करना है। अब हम आते हैं अर्न लीव से। अर्न लीव 30 आपको पूरे साल में मिलती है, 15 के इंस्टॉलमेंट में, 1 जनवरी, 1 जुलाई। मैक्सिमम लिमिट है ईयर की 300 डेज। 300 डेज के बाद जो लीव्स क्रेडिट होती हैं वो ऑटोमेटिकली 300 + 15 करके हम लिखते हैं और वो लैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। 300 के ऊपर लीव्स एक्यूमुलेट नहीं हो सकती। अर्न लीव का कैलकुलेशन 2.5 डेज कंप्लीटेड मंथ में मिलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, 5 जैसे किसी ने ज्वाइन किया 1 अगस्त में तो उसकी 5 महीने की सर्विस होती है, तो 2.5 के हिसाब से 12.5 दिन उसके बनते हैं, तो उसको हम राउंड ऑफ करके 13 दिन पे ले जाते हैं। ये केस तभी आएगा जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे है, उसके बाद ऑटोमेटिकली 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को हम 15 डेज क्रेडिट कर देते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे है या कोई डैश लोन है तो जो अगले साल मान लीजिए किसी ने 60 दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे रहा हो तो उसको हम 110 से डिवाइड करते हैं 6 छुट्टी, और जो नेक्स्ट हाफ ईयर है उसमें 15 में से वो 6 छुट्टी हम माइनस कर देते हैं, तो उसकी क्रेडिट सिर्फ 9 छुट्टी हम क्रेडिट करेंगे। अगर कोई लीव ट्रैवल कंसेशन लेता है तो उस पर भी अर्न लीव एनकैश करने का प्रोविजन रहता है। मैक्सिमम 10 छुट्टी आप एनकैश कर सकते हैं।
10 छुट्टी तक जरूरी नहीं है 10 छुट्टी करनी, आप 1 छुट्टी भी करें, आप 2 छुट्टी भी करें। पूरी सर्विस में आप 60 छुट्टी एनकैश कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप 10-10 करके 6 बार कर लीजिए, या जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन 60 छुट्टी से ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपके अकाउंट में 50 डेज की छुट्टी पड़ी है, ठीक है। 10 छुट्टी आप एनकैश करवाते हैं 40, और 15 दिन आप चाहते हैं कि मैं LTC में छुट्टी लूँगा, तो उसमें से अगर हम देखें तो बैलेंस बचता है 25। तो ये रूल कहता है कि सारे डिडक्शन करने के बाद मिनिमम 30 डेज की छुट्टी आपके अकाउंट में होनी चाहिए। तो इस केस में 50 छुट्टी आपके पास है, 10 छुट्टी आप एनकैश कर सकते हैं, और 10 छुट्टी आप LTC पे ले सकते हैं। 30 छुट्टी का बैलेंस आपके पास होना चाहिए। अगर इसका कैलकुलेशन देखें तो जो बेसिक पे है और आपका जो DA है उसको डिवाइड बाय 30 करके, और जितनी नंबर ऑफ डेज की आपने एनकैशमेंट लेनी है उतना पैसा आपको सैलरी के साथ क्रेडिट कर दिया जाएगा जब भी आप LTC जाते हैं। मान लीजिए आप LTC आपने एनकैशमेंट ले लिया, उसके बाद आप LTC नहीं गए, तो पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा विद 2% इंटरेस्ट रेट अबव द PF। मान लीजिए PF का 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो 10% के रेट से आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, और जो आपकी छुट्टी है 10 छुट्टी का जो आपने पैसा लिया था वो वापस आपकी सर्विस बुक में क्रेडिट हो जाएगा। अब हम आते हैं हाफ पे लीव पे। हाफ पे लीव भी EL की तरह 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। EL 15-15 मिलती है, ये 10-10 करके मिलता है, 1 जनवरी को 10, 1 जुलाई को 10, 5/3 days फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ। ये भी राउंड ऑफ किया जाता है नियरेस्ट पे। मान लीजिए आपका आता है 8.3 तो वो 8 छुट्टी आएगी। अगर मान लीजिए आता है 8.6 या 8.7 तो वो नेक्स्ट हायर 9 पे चला जाएगा। अब हाफ पे लीव आप मेडिकल ग्राउंड पे भी ले सकते हैं, या कोई कहे कि नहीं जी मैं तो HPL में अपनी आधी तनख्वाह कटवाना चाहूँगा, तो वो भी अवेल कर सकता है। अगर आप मेडिकल ग्राउंड्स पे लेते हैं तो जो हमारा CCS लीव रूल्स है उसमें फॉर्म्स दिए हुए हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4। ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको वो फॉर्म फिलअप करवाना होता है। और मान लीजिए आपने 2 दिन की कम्यूटेड लीव ली है, उस केस में आपकी 4 हाफ पे लीव डिडक्ट होती हैं। नेक्स्ट है मैटरनिटी लीव। फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, 2 बच्चों के लिए मैटरनिटी लीव मिलती है। 180 दिन की मैटरनिटी लीव है। इसमें आप पूरी सैलरी हमें पे करनी होती है मैटरनिटी लीव के दौरान। अब कोई एम्प्लॉय है, उसने 10 तारीख को ज्वाइन किया है और 11 तारीख को उसकी डिलीवरी होती है और मैटरनिटी लीव वो अप्लाई करती है, तो हमें मैटरनिटी लीव उसको देना है। 10 तारीख को ज्वाइन किया, 9 तारीख को उसकी डिलीवरी हुई, तो मैटरनिटी लीव हम उसको नहीं देंगे। उस केस में हम उसे CCL दे सकते हैं। अगर एबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होता है, तो 45 डेज की लीव हम उसको दे सकते हैं, रिगार्डलेस कि उसके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। जो एबॉर्शन है वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, मेडिकली टर्मिनेटेड होना चाहिए, उस केस में एप्लीकेबल है। किसी का डिलीवरी के बाद ही स्टिल बर्थ होता है तो उस केस में 60 डेज अलाउड है, और मैटरनिटी लीव को हम अदर लीव्स के साथ भी, मान लीजिए EL, HPL, उसके साथ भी हम कंबाइन कर सकते हैं। अब आते हैं पैटर्निटी लीव पे। पैटर्निटी लीव 2 बच्चों के लिए पैटर्निटी लीव अलाउड है, और 15 दिन की छुट्टी मिलती है। 6 महीने के अंदर, डिलीवरी के 6 महीने के अंदर पैटर्निटी लीव हमें लेनी होती है, वरना वो लैप्स हो जाती है। कन्फाइनमेंट, अगर वाइफ हॉस्पिटलाइज है तो तब से हम स्टार्ट कर सकते हैं 15 दिन के बिफोर डिलीवरी, और 6 महीने आफ्टर डिलीवरी के हम उसको ले सकते हैं। एक पैटर्निटी लीव में नॉन रिफ्यूजल क्लॉज आता है कि नॉर्मली इसको मना नहीं किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही अर्जेंसी है तो आप मना कर सकते हैं, लेकिन जनरली पैटर्निटी लीव मना नहीं करती। नेक्स्ट आता है चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव भी 2 बच्चों के लिए सरकार देती है। मैक्सिमम 730 डेज की चाइल्ड केयर लीव अलाउड है। इसका जो क्राइटेरिया है कि जो बच्चा है वो 18 साल से नीचे का होना चाहिए। अगर डिसेबल्ड है किसी का चिल्ड्रन या चाइल्ड, तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है।
मैक्सिमम साल में 3 स्पेल CCL के ले सकते हैं, और अगर सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो 6 बार अवेल कर सकती है। और इसमें अभी हाल ही में एक अमेंडमेंट आया है, अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो 3 एडिशनल स्पेल मिलते हैं। प्रोबेशनरी पीरियड में जनरली CCL नहीं दी जाती, लेकिन कोई एक्सट्रीम केसेस है तो उसमें मिनिमम CCL हम सर्वेंट को दे सकते हैं। मिनिमम ड्यूरेशन है कि 5 दिन की मिनिमम CCL होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई कि मुझे 3 दिन की CCL दे दो तो वो अलाउड नहीं है। जो 730 डेज की CCL है उसमें से फर्स्ट 365 डेज पूरी सैलरी मिलती है 100%, और जो नेक्स्ट 365 डेज आते हैं उसमें 80% सैलरी हम पे करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर एम्प्लॉय के पास कोई और छुट्टी नहीं बची, या वो राइटिंग में देता है कि नहीं मुझे अपनी EL HPL यूज़ नहीं करनी है, मुझे तो EOL चाहिए, तो हम उसे EOL ग्रांट कर सकते हैं। जो इसकी ड्यूरेशन की लिमिट है मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट इन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट एंड अप टू 6 मंथ अगर उसकी 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस हो गई है सपोर्टेड बाय मेडिकल सर्टिफिकेट। EOL के अंदर काफ़ी सारे इफेक्ट बर्ड्स हैं, वो आप डिटेल्स में देखेंगे, जैसे कि कौन सी EOL सर्विस में काउंट होती है, कौन सी EOL सर्विस में नहीं काउंट होती। कुछ मेडिकल ग्राउंड पे है कि मान लीजिए स्ट्राइक हो गई, बंद हो गया, तो उसमें जो EOL है वो आपकी सर्विस में क्वालिफाई करता है। अगर किसी ने EOL लिया 15 दिन का, फिर मान लीजिए 10 दिन EL लिया, फिर 15 दिन EOL लिया, तो वो जो पूरा पीरियड है वो EOL में ही काउंट होगा। अब कोई अनऑथराइज एब्सेंस है, 10 दिन बिना बताए चला गया, उसके बाद आके स्कूल ज्वाइन करता है और रिक्वेस्ट करता है कि सर जो मेरा एब्सेंस है उसको डायजमेंट ना किया जाए, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वो हम कर सकते हैं। और EOL में कोई भी सैलरी एम्प्लॉय को पे नहीं होती। नेक्स्ट आता है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव हमारे जो CCS लीव रूल्स हैं उसमें इनका मेंशन नहीं होता। डेट मीन्स कि इसको आप बिना बताए अगर कोई इमरजेंसी है तो आप इसको आप अवेल कर सकते हैं। ये एक लौती लीव है जो आप हाफ डे के लिए ले सकते हैं। 8 दिन की CL अलाउड है। अगर कोई PH कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है तो उसको 12 डेज की CL अलाउड है, 8 डेज प्लस फॉर स्पेशल कैजुअल लीव। और कैजुअल लीव को हम किसी भी छुट्टी के साथ नहीं जोड़ सकते। CL EL के साथ, HPL के साथ, इनके साथ कंबाइन नहीं होते, क्योंकि CL CCS लीव रूल्स के अंडर कवर नहीं होता। तो ये एक आउटलाइन जो लीव रूल्स का है, इसके बियॉन्ड काफ़ी सारे लीव्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं होती। वो सारी डिटेल्स आपको जो BOPT में लीव रूल्स का कॉलम है उसमें आपको डिटेल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। और ये सारी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको जो बुकलेट मिली है उसमें ऑलरेडी प्रिंटेड है। हर्ष, हम लोग के पास सेशन के 10 मिनट है, पहले जेब पे आ जाएंगे, लोग उसमें जा रहे हैं, जेब पे आ जाइए। आ जाइए तो लास्ट 1-1.5 मिनट में कॉल करेंगे, 7-8 मिनट इसमें खर्च करते हैं जेब में। जेम का जैसे कल भी डिप्टी कमिश्नर सर ने आपको रूल्स रेगुलेशन सारे बताए थे कि 50,000 तक आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, 50,000 to 10 lakhs आपको कंपैरिजन में जाना है। तो इसमें भी मैंने 2 लिंक्स आपके बुकलेट में भी हैं, मैं आपको ओपन करके एक बार दिखाता हूँ। इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो इसमें सारे मॉड्यूल्स आपको दिख जाएंगे कि इंट्रोडक्शन की, इसमें PDF भी है, वीडियो भी है, बायर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं, प्राइमरी यूजर का कैसे करना है, सेकेंडरी यूजर का कैसे करना है, स्टेप टू स्टेप स्क्रीनशॉट के फॉर्म्स में इसमें डिस्प्ले करा हुआ है। मैं इसमें से एक आपको ओपन करके दिखाऊंगा। देन प्रोक्योरमेंट मोड्स, अगर आपने डायरेक्ट परचेज करना है 50,000 तक तो वो कैसे किया जाता है, L1 परचेज करना है, बिड क्रिएट करनी है, तो स्टेप टू स्टेप बड़ा एग्जॉस्टिव वे में इसमें एक्सप्लेन करा हुआ है। और अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जेम की हेल्पलाइन नंबर्स हैं इसमें, ठीक है। अगर हेल्पलाइन नंबर नहीं मिलता तो ईमेल ID पे आप उनको
आप कांटेक्ट कर सकते हैं, विदिन 48 आवर्स उनका रिस्पांस आता है। ये रिस्पांस दे देते हैं वो लोग? हाँ जी, ईमेल पे रिस्पांस इनका विदिन 48 आवर्स आता है सर। तो इसमें सबसे पहले हम जाते हैं रजिस्ट्रेशन पे। इसको मैं आपको एक बार लाइव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप साइन अप में जाएंगे, बायर ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप क्लिक करेंगे। तो पूरा स्टेप टू स्टेप गाइड जो मॉड्यूल मैंने आपको दिखाया था उसमें भी ऐसे ही शो करा हुआ है। यूजर टाइप में हम जाएंगे, प्राइमरी एचओडी। प्राइमरी एचओडी इसके पास सारा कंट्रोल रहेगा। जनरली प्रिंसिपल की आईडी पे बनेगा। एक वेरीफाइंग अथॉरिटी आपकी स्टेट सोसाइटी भी हो सकती है, या आप प्रिंसिपल के सबऑर्डिनेट भी इसको बना सकते हैं, जेम अलाउ करता है। ये खाली बस पर्टिकुलर्स चेक करने के लिए कि जो पर्टिकुलर्स डाले हैं वो ठीक है कि नहीं है। इसके बाद फिर सेकेंडरी यूज़र आता है। सेकेंडरी यूज़र भी बेसिकली सारा परचेज का, बिलिंग का काम करता है। प्राइमरी यूज़र का काम है सिर्फ सेकेंडरी यूज़र को एक्टिवेट करना और डीएक्टिवेट करना। तो यहाँ यूज़र टाइप में हम प्राइमरी यूज़र सेलेक्ट करते हैं। इसमें ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। आधार नंबर होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर जिससे आधार लिंक है, और दूसरा गवर्नमेंट ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ईमेल आईडी नहीं है तो @gemwire ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए आप इधर क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आप लोग परेशान हो रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सोल्यूशन मिल गया आपको। तो इसको हम क्लिक करते हैं कि हाँ हमारे पास तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। प्रोसीड करेंगे, इसको आप पढ़ के एग्री करेंगे। इसको पहले मैं पूरा फिल कर देता हूँ, उसके बाद आप अगर फोटो क्लिक करना चाहें तो फोटो क्लिक कर सकते हैं, वरना हम आपको शेयर भी कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशनल टाइप में हम जाएंगे सेंट्रल ऑटोनॉमस में, मिनिस्ट्री में जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसमें थर्ड ऑप्शन हम चूज करेंगे। देन ऑर्गेनाइजेशन में आपको नेक्स्ट का नाम दिखेगा। यहाँ ऑफिस में आप अपना EMRS का नाम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं कि नेस्ट कहाँ है, नेस्ट के अंदर ही आपको रजिस्टर करना है। नेस्ट के अंदर नहीं करेंगे तो बाकी जितनी डिटेल्स हैं वो किसी और ऑफिस के साथ मैच हो जाएंगी और नेस्ट उसको रिजॉल्व नहीं करवा पाएगा। उसके बाद आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा, ईमेल वेरिफिकेशन और यूजर क्रेडेंशियल, क्या आप अपना यूजर आईडी बनाएंगे, क्या पासवर्ड बनाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो जो आपको मैंने दिखाया था अभी लाइव, वो अगर आप इधर भी क्लिक करेंगे तो ये ऊपर से आपको रोल्स बता रहा है कि प्राइमरी यूजर के क्या रोल्स रहेंगे। देन नीचे आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि साइन अप पे जाना है, देन बायर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आपको मैंने बताया था वो पूरा ही स्टेप बाय स्टेप इन्होंने गाइड दे रखा है, और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ये हर एक्शन के लिए डिफाइंड है कि अगर आपको सेकेंडरी यूजर बनाना है तो उसमें कैसे आप प्रोसीड करेंगे, आपको परचेजिंग कैसे करना है। तो जैसे हमने सीखा वैसे ही आप भी सीख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था वैसे ही ये स्टेप बाय स्टेप आप मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP डालेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। आपको एक में एक बार परचेजिंग का मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे इजी मोड है डायरेक्ट मोड, जो 50,000 तक आप ले सकते हैं। तो जब आपका यूजर आईडी पहले आप प्राइमरी बनाएंगे, उसको वेरीफाई करवाएंगे, फिर आप सेकेंडरी यूजर्स बनाएंगे। तो सेकेंडरी यूजर का काम है वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ ओपन करके डायरेक्ट परचेज आप क्या कितना तक कर सकते हैं वो इसमें डिफाइन करा गया है।
फिर ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताना शुरू करेगा कि आपको लॉगिन करना है, आईडी पासवर्ड डालना है। ऐसा एक आपके पास होम पेज ओपन होगा। होम पेज में आपको क्या खरीदना है, ऊपर आप सर्च करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे इसमें कुछ फिल्टर्स हैं जो आपको यूज करने हैं, तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप लोगों को कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। अगर इशू आता है तो जो मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दिखाए थे, आप उसमें फ़ोन करके बात कर सकते हैं या आप ईमेल उनको कर सकते हैं, तो आपका विदिन 48 आवर्स आपको रेजोल्यूशन दिया जाएगा। तो अब हम अपनी स्लाइड्स पे वापस आते हैं। एक दो मिनट में आरटीआई कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, इसमें मैंने काफ़ी ब्रीफ एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों को पता रहे कौन सी आरटीआई 30 दिन में डिस्पोज करनी है, कौन सी आरटीआई आपको 48 आवर्स में डिस्पोज करनी है, आरटीआई जब आपको रिप्लाई करना है तो उसमें क्या लिखना है, वो सारी डिटेल इसमें है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंडिया को करप्शन फ्री बनाने के लिए आरटीआई 2005 एक्ट आया है। इसमें डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में हम क्या क्या दे सकते हैं, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, मीमो, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, जो भी पब्लिक डोमेन में है, जो आपके ऑफिस में रिपोर्ट पड़ा है, वो आप आरटीआई के अंदर दे सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको कोई रिसर्च वर्क नहीं करना। कोई कहता है कि मुझे इस फॉर्मेट में दो, अगर ऑफिस में उस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन है तो ही आपको देनी है, उसके लिए आपके कोई काम एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, वो आरटीआई एक्ट अलाउ नहीं करता। कोई एनालिसिस करना, कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, वो आरटीआई एक्ट में अलाउ नहीं है। एक मिनट में बता सकता हूं। आप ये सीपीआई एसटीआई बता दीजिए। ठीक है, सेक्शन 5 बता दीजिए। तो जो डेजिग्नेशन है, एक सेंट्रल पीआईओ, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट पीआईओ, और सीपीआईओ के असिस्टेंट्स के लिए एक सेंट्रल असिस्टेंट पीआईओ आप लोग डेजिग्नेट कर सकते हैं। सीपीआईओ कौन बनेगा, इसके लिए एक्ट में कुछ क्लैरिटी नहीं है। अगर जो भी अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनको ऑफिस ऑर्डर से डेजिग्नेट करती है, वो सीपीआईओ बन सकता है। रिक्वेस्ट आरटीआई अभी रुक जाइए, यहाँ पे क्लोज करेंगे। आरटीआई के बारे में आप सबको आइडिया है? आरटीआई में केवल 2-3 चीज़ें बताऊँ जो बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। जब कोई आरटीआई एप्लीकेशन आती है तो हमको ये लगता है कि जो भी मांगा गया सब देना है, ऐसा नहीं। आरटीआई इज राइट टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन वो जो आपके पास उस फॉर्म में अवेलेबल है। अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि आपको बहुत मेहनत करके खोज के निकालनी है और बनानी पड़ेगी, वो नहीं देनी। मान लीजिए आपसे किसी ने ऐसी चीज मांगी जो आपके यहाँ मेंटेन नहीं होती रजिस्टर में, तो आप ये देख सकते हैं कि हम ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। अगर किसी ने ऐसी चीज मांगी जो आपकी वेबसाइट पे है, तो आप ये कह सकते हैं कि वेबसाइट पे है, उसको देने की जरूरत नहीं है। इसको हमें यहाँ क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि अगले स्पीकर में आरटीआई को मैंने लास्ट इसलिए रखा था बिकॉज आरटीआई वी ऑल नो, बट द इम्पोर्टेंट थिंग टू नो इज कि आरटीआई शुड नॉट बी एबल टू ब्लैकमेल यू, जिसका बहुत इस्तेमाल होता है कि आरटीआई को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डरने की जरूरत नहीं आरटीआई से। राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा टूल है। राइट टू इंफॉर्मेशन में जो काम की चीज मांगी जाती है, एक बात और, पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी की आप नहीं देंगे। उसका एक सेक्शन है, उसके तहत जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी उससे आप परमिशन लेंगे। परमिशन वो देगा तो अलग बात है, कोई देता नहीं है परमिशन। तो आप लोग और स्टडी कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए। इसलिए आरटीआई को हमने ब्रीफ में करके हैं क्लोज किया। थैंक यू हर्ष, इसमें हम क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। यस गॉन। So thank you Harsh, you were very brief and it was good presentation. Generally मैंने अपने नोट में कुछ नहीं बोला, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, you were brief. ठीक है, thank you. क्वेश्चन बाद में आप 4 से 6 वाले में लेंगे, इनको रखेंगे। ये लिया, फिर 15 दिन ये वाले लिए, तो जो पूरा पीरियड है वो ये वाले में ही काउंट होगा। अब कोई अनऑथराइज एब्सेंस है, 10 दिन बिना बताए चला गया, उसके बाद आके स्कूल ज्वाइन करता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि सर जो मेरा एब्सेंस है उसको डायजनोट ना किया जाए, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वो हम कर सकते हैं।
और EOL में कोई भी सैलरी एम्प्लॉय को पे नहीं होती। नेक्स्ट आता है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव हमारे जो CCS लीव रूल्स हैं उसमें इनका मेंशन नहीं होता। डेट मीन्स कि इसको आप बिना बताए अगर कोई इमरजेंसी है तो आप इसको आप अवेल कर सकते हैं। ये एक लौती लीव है जो आप हाफ डे के लिए ले सकते हैं। 8 दिन की CL अलाउड है। अगर कोई PH कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है तो उसको 12 डेज की CL अलाउड है, 8 डेज प्लस फॉर स्पेशल कैजुअल लीव। और कैजुअल लीव को हम किसी भी छुट्टी के साथ नहीं जोड़ सकते। CL EL के साथ, HPL के साथ, इनके साथ कंबाइन नहीं होते क्योंकि CL CCS लीव रूल्स के अंडर कवर नहीं होता। तो ये एक आउटलाइन जो लीव रूल्स का है, इसके बियॉन्ड काफ़ी सारे लीव्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं होती। वो सारी डिटेल्स आपको जो DOPT में लीव रूल्स का कॉलम है उसमें आपको डिटेल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। और ये सारी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको जो बुकलेट मिली है उसमें ऑलरेडी प्रिंटेड है। हर्ष, हम लोग के पास इस सेशन के 10 मिनट है, पहले जेब पे आ जाएंगे, लोग उसमें जा रहे हैं, जेब पे आ जाइए। RTI को लास्ट 1-1.5 मिनट में कॉल करेंगे, 7-8 मिनट इससे बच सकते हैं जेब में। जेम का जैसे कल भी डिप्टी कमिश्नर सर ने आपको रूल्स रेगुलेशन सारे बताए थे कि 50,000 तक आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, 50,000 to 10 lakhs आपको कंपैरिजन में जाना है। तो इसमें भी मैंने 2 लिंक्स आपके बुकलेट में भी हैं, मैं आपको ओपन करके एक बार दिखाता हूँ। इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो इसमें सारे मॉड्यूल्स आपको दिख जाएंगे कि इंट्रोडक्शन की, इसमें PDF भी है, वीडियो भी है, बायर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसको अगर आप क्लिक करते हैं, प्राइमरी यूजर का कैसे करना है, सेकेंडरी यूजर का कैसे करना है, स्टेप टू स्टेप स्क्रीनशॉट के फॉर्म्स में इसमें डिस्प्ले करा हुआ है। मैं इसमें से एक आपको ओपन करके दिखाऊंगा। देन प्रोक्योरमेंट मोड्स, अगर आपने डायरेक्ट परचेज करना है 50,000 तक तो वो कैसे किया जाता है, L1 परचेज करना है, बिड क्रिएट करनी है, तो स्टेप टू स्टेप बड़ा एग्जॉस्टिव वे में इसमें एक्सप्लेन करा हुआ है। और अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जेम की हेल्पलाइन नंबर्स हैं इसमें, ठीक है। अगर हेल्पलाइन नंबर नहीं मिलता तो ईमेल ID पे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और विदिन 48 आवर्स उनका रिस्पांस आता है। ये रिस्पांस दे देते हैं वो लोग? हाँ जी, ईमेल पे रिस्पांस का विदिन 48 आवर्स आता है सर। तो इसमें सबसे पहले हम जाते हैं रजिस्ट्रेशन पे। इसको मैं आपको एक बार लाइव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप साइन अप में जाएंगे, बायर ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप क्लिक करेंगे। ये पूरा स्टेप टू स्टेप गाइड जो मॉड्यूल मैंने आपको दिखाया था उसमें भी ऐसे ही शो करा हुआ है। यूजर टाइप में हम जाएंगे, प्राइमरी HOD। प्राइमरी HOD इसके पास सारा कंट्रोल रहेगा। जनरली ये प्रिंसिपल की ID पे बनेगा। एक वेरीफाई अथॉरिटी आपकी स्टेट सोसाइटी भी हो सकती है, या आप प्रिंसिपल के सबऑर्डिनेट भी इसको बना सकते हैं, जेम अलाउ करता है। ये खाली बस पर्टिकुलर्स चेक करने के लिए कि जो पर्टिकुलर्स डाले हैं वो ठीक है कि नहीं है। इसके बाद फिर सेकेंडरी यूजर आता है। सेकेंडरी यूजर भी बेसिकली सारा परचेज का, बिलिंग का काम करता है। प्राइमरी यूजर का काम है सिर्फ सेकेंडरी यूजर को एक्टिवेट करना और डीएक्टिवेट करना। तो यहाँ यूजर टाइप में हम प्राइमरी यूजर सेलेक्ट करते हैं। इसमें ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। आधार नंबर होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर जिससे आधार लिंक है, और दूसरा गवर्नमेंट ईमेल ID होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ईमेल ID नहीं है तो @gembuyer ईमेल ID क्रिएट करने के लिए आप इधर क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आप लोग परेशान हो रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सोल्यूशन मिल गया आपको। तो इसको हम क्लिक करते हैं कि हाँ हमारे पास तीनों चीजें अवेलेबल हैं। प्रोसीड करेंगे, इसको आप पढ़ के एग्री करेंगे। इसको पहले मैं पूरा फिल कर देता हूँ, उसके बाद आप अगर फोटो क्लिक करना चाहें तो फोटो क्लिक कर सकते हैं, वरना हम आपको शेयर भी कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशनल टाइप में हम जाएंगे सेंट्रल ऑटोनॉमस में।
मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसमें थर्ड ऑप्शन हम चूज करेंगे। देन ऑर्गेनाइजेशन में आपको नेस्ट का नाम दिखेगा। यहाँ ऑफिस में आप अपना EMRS का नाम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं कि नेस्ट कहाँ है। नेस्ट के अंदर ही आपको रजिस्टर करना है। नेस्ट के अंदर नहीं करेंगे तो बाकी जितनी डिटेल्स हैं वो किसी और ऑफिस के साथ मैच हो जाएंगी और नेस्ट उसको रिजॉल्व नहीं करवा पाएगा। उसके बाद आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा, ईमेल वेरिफिकेशन और यूजर क्रेडेंशियल। क्या आप अपना यूजर आईडी बनाएंगे, क्या पासवर्ड बनाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो जो आपको मैंने दिखाया था अभी लाइव, वो अगर आप इधर भी क्लिक करेंगे तो ये ऊपर से आपको रोल्स बता रहा है कि प्राइमरी यूजर के क्या रोल्स रहेंगे। देन नीचे आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि साइन अप पे जाना है, देन बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आपको मैंने बताया था वो पूरा ही स्टेप बाय स्टेप इन्होंने गाइड दे रखा है। और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ये हर एक्शन के लिए डिफाइंड है कि अगर आपको सेकेंडरी यूजर बनाना है तो उसमें कैसे आप प्रोसीड करेंगे, आपको परचेजिंग कैसे करना है। तो जैसे हमने सीखा वैसे ही आप भी सीख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था वैसे ही ये स्टेप बाय स्टेप आप मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP डालेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। आपको एक में एक बार परचेजिंग का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे इजी मोड है डायरेक्ट मोड, जो 50,000 तक आप ले सकते हैं। तो जब आपका यूजर आईडी पहले आप प्राइमरी बनाएंगे, उसको वेरीफाई करवाएंगे, फिर आप सेकेंडरी यूजर्स बनाएंगे। तो सेकेंडरी यूजर का काम है वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ ओपन करके डायरेक्ट परचेज आप क्या कितना तक कर सकते हैं वो इसमें डिफाइन करा गया है। फिर ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताना शुरू करेगा कि आपको लॉगिन करना है, आईडी पासवर्ड डालना है। ऐसा एक आपके पास होम पेज ओपन होगा। होम पेज में आपको क्या खरीदना है ऊपर आप सर्च करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर इसमें कुछ फिल्टर्स हैं जो आपको यूज करने हैं। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप लोगों को कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। अगर इशू आता है तो जो मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दिखाए थे आप उसमें फ़ोन करके बात कर सकते हैं या आप ईमेल उनको कर सकते हैं। तो आपका विदिन 48 आवर्स आपको रेजोल्यूशन दिया जाएगा। तो अब हम अपनी स्लाइड्स पे वापस आते हैं। एक दो मिनट में RTI कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, इसमें मैंने काफ़ी ब्रीफ एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों को पता रहे कौन सी RTI 30 दिन में डिस्पोज करनी है, कौन सी RTI आपको 48 आवर्स में डिस्पोज करनी है। RTI जब आपको रिप्लाई करना है तो उसमें क्या लिखना है वो सारी डिटेल इसमें है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंडिया को करप्शन फ्री बनाने के लिए RTI 2005 एक्ट आया है। इसमें डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में हम क्या क्या ले सकते हैं, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, मेमो, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, जो भी पब्लिक डोमेन में है, जो आपके ऑफिस में रिपोर्ट पड़ा है वो आप RTI के अंदर दे सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको कोई रिसर्च वर्क नहीं करना। कोई कहता है कि मुझे इस फॉर्मेट में दो, अगर ऑफिस में उस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन है तो ही आपको देनी है। उसके लिए आप कोई काम एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, वो RTI एक्ट अलाउ नहीं करता। कोई एनालिसिस करना, कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, वो RTI एक्ट में अलाउ नहीं है। एक मिनट में बता सकता हूं। आप ये CPI बता दीजिए। ठीक है, सेक्शन 5 बता दीजिए। तो जो डेजिग्नेशन है
एक सेंट्रल PIO, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट PIO, और CPIO के असिस्टेंट्स के लिए एक सेंट्रल असिस्टेंट PIO आप लोग डेजिग्नेट कर सकते हैं। CPIO कौन बनेगा इसके लिए एक्ट में कुछ क्लैरिटी नहीं है। अगर जो भी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनको ऑफिस ऑर्डर से डेजिग्नेट करती है वो CPIO बन सकता है। रिक्वेस्ट RTA अभी रुकिए, यहाँ पे क्लोज करेंगे। मैं बता रहा हूँ RTA के बारे में आप सबको आइडिया है। RTA में केवल 2-3 चीजें बताऊँ जो बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। जब कोई RTA एप्लीकेशन आती है तो हमको ये लगता है कि जो भी मांगा गया सब देना है, ऐसा नहीं। RTI इज राइट टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन वो जो आपके पास उस फॉर्म में अवेलेबल है। अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि आपको बहुत मेहनत करके खोज के निकालनी है और बनानी पड़ेगी, वो नहीं देगी। मान लीजिए आपसे किसी ने ऐसी चीज मांगी जो आपका मेंटेन नहीं होती रजिस्टर में, तो आप ये देख सकते हैं कि हम ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। अगर किसी ने ऐसी चीज मांगी जो आपकी वेबसाइट पे है, तो आप ये कह सकते हैं कि वेबसाइट पे है, उसको देने की जरूरत नहीं है। इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि अगले स्पीकर है। RTI को मैंने लास्ट इसलिए रखा था बिकॉज RTI वी ऑल नो, बट द इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज कि RTI यूज्ड टू ब्लैकमेल, जिसका बहुत इस्तेमाल होता है कि RTI को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डरने की जरूरत नहीं RTI से। राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा टूल है। राइट टू इंफॉर्मेशन में जो काम की चीज मांगी जाती है, एक बात और, पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी की आप नहीं देंगे। उसका एक सेक्शन है, उसके तहत जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी उससे आप परमिशन लेंगे। परमिशन वो देगा तो अलग बात है, कोई देता नहीं है परमिशन। तो आप लोग और स्टडी कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए। इसलिए RTI को हमने ब्रीफ में करके हैं क्लोज किया। थैंक यू हर्ष, इसमें हम क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, ठीक है? यस गॉन। So thank you Harsh, you were very brief and it was good presentation. Generally मैंने अपने नोट में कुछ नहीं बोला, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, you were brief. ठीक है, thank you. क्वेश्चन बाद में 4 से 6 वाले में लेंगे, इनको रखेंगे।